ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो आगे भविष्य में हमारे काम आएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में आगे जो हम काम करने जा रहे हैं, हम एक शिक्षक की भूमिका निभाने जा रहे हैं, उस समय पर आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा पोर्शन समाया हुआ है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल का मतलब ये है, शिक्षण कौशल मतलब कि हम जब पढ़ाते समय, हम शिक्षण कार्य करते समय कौन कौन सी ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना होता है जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, अब हम मनोवैज्ञानिक की भाषा में देख लेते हैं कि शिक्षण कौशल क्या होते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सुगमता प्रदान करने के विचार से उत्पन्न की गई शिक्षण क्रियाओं का एक समूह है। ठीक है, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में, जो शिक्षण कौशल है वो छात्रों के सीखने में सुगमता मतलब सरलता, उनके सीखने के कार्य को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए क्या किया गया है, शिक्षण क्रियाओं का एक समूह तैयार किया गया है। शिक्षण क्रियाओं का एक समूह तैयार किया गया है जिन्हें हमने शिक्षण कौशल कहा है। ये बात कौन कहता है? यह परिभाषा जो है वो डॉक्टर वी.के. पासी कहते हैं। ठीक, कौन कहते हैं? देखिए, डॉक्टर वी.के. पासी जी हैं। डॉक्टर वी.के. पासी कहते हैं, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सुगमता प्रदान करने के विचार से उत्पन्न की गई शिक्षण क्रियाओं का एक समूह है, एक ग्रुप है। ठीक है, बच्चों के सीखने में सुगमता, सरलता प्रदान करने के लिए हम शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं। और किस लिए? और हम हमारी शिक्षण प्रक्रिया जो है, हमारा जो शिक्षण कार्य है, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, डॉक्टर पासी जो है, ये डॉक्टर वी.के. पासी, इन्होंने 13 प्रकार के शिक्षण कौशल बताए हैं। कितने बताए हैं? 13 शिक्षण कौशल बताए हैं। ठीक, 13 शिक्षण कौशल बताए डॉक्टर पासी ने। इसके बाद डॉक्टर जंगीरा ने 20 कौशल बताए हैं। इन्होंने संख्या बढ़ा दी। ठीक, डॉक्टर जंगीरा ने 20 कौशल बताए हैं। अब आगे नेक्स्ट, एस.पी. कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर मिश्रा, इन दोनों लोगों ने 15 कौशल बताए। ठीक है, एस.पी. कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर मिश्रा, इन दोनों लोगों ने 15 कौशल बताए हैं। नेक्स्ट, प्रोफेसर डी. एलन तथा के. सयन ने 14 शिक्षण कौशल बताए हैं। ठीक है, सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रकार से, अपनी अपनी सहमति से अलग अलग शिक्षण कौशल बताए हैं। शिक्षण कौशलों की संख्या जो है वो चेंज हो गई है, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आज के टॉपिक में से बहुत ही कम एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जो एनसीटीई है, एनसीटीई ने कुछ महत्वपूर्ण कौशल बताए हैं। उन्हीं कौशलों के बारे में हमें पढ़ना है, उन्हीं कौशलों का जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आपके लिए वही कौशल लेके आई हूँ। देखिए, एनसीटीई द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण कौशल, इन्होंने कौन कौन से कौशल बताए हैं, पहले तो हम ये देखेंगे, उसके बाद हम इन सारे कौशलों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल हो गया आपका। उसके आगे आपका हो गया खोजक प्रश्न कौशल। इनको क्रम में याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। नेक्स्ट, पुनर्वलन कौशल। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण या व्याख्या कौशल। नेक्स्ट, दृष्टांत कौशल। और अगला है आपका श्यामपट्ट कौशल। ठीक, ये जो सारे कौशल हैं, ये सारे कौशल हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कब? जब हम शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं, जब हम कोई शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हमें इन कौशलों का प्रयोग करना होता है। अब देखिए, हम ये देखेंगे पहले, इनके बारे में डिटेल में अभी बाद में जानेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इन कौशलों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इन कौशलों का प्रयोग करने का मौका आखिर हमें कहाँ मिलता है। तो आप सभी ने DLED, BTC, B.Ed ये कोर्सेज कर रखे होंगे। ठीक है,
टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज कर रखे होंगे, वहाँ पर आपकी माइक्रो टीचिंग भी लगती होगी, आपको आपकी इंटर्नशिप भी लगती होगी। तो सूक्ष्म शिक्षण तो सभी ने कर रखा होगा। तो आगे हम सूक्ष्म शिक्षण पढ़ने वाले हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण में हम इन सारे कौशलों का प्रयोग करते हैं। इन सारे कौशलों का प्रयोग जो है वो सूक्ष्म शिक्षण में किया जाता है। इन सारे कौशलों का प्रयोग किस लिए किया जाता है वहाँ पर? इसलिए किया जाता है कि हमारे ये जो सारे कौशल हैं ये और निखर के बाहर आएँ, ताकि आगे जब हम शिक्षक के पद पर पहुँचें तब वहाँ पर हमें कोई भी परेशानी ना हो। इसीलिए सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है हमसे, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हम अपने कौशलों को और अच्छे से उनका विकास कर सकें। देखिए ये सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक किसको कहा जाता है? देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक किसे कहा जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक अगर आपसे वैश्विक स्तर पर पूछे, पूरे विश्व के स्तर पर पूछे, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा डी एलन। प्रोफेसर डी एलन हैं, वो आपके सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। अब उसके बाद अगर आपसे भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए, ठीक है, भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किसने सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया, तो भारत में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो है वो डी तिवारी जी ने किया था। अगर आपको ऑप्शन में डी तिवारी मिल रहा है तो आपको डी तिवारी सही करना है, और अगर आपको ऑप्शन में डी एलन मिल रहा है तो आपको डी एलन सही करना है। ये दोनों जो है वो सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। ये जो डी तिवारी हैं, इन्होंने भारत में सबसे पहले प्रयोग किया सूक्ष्म शिक्षण का, और ये जो डी एलन जी हैं, डी एलन ने वैश्विक स्तर पर इन्हें सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से उसके सोपान होते हैं, पहले हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, तो इनको आपको क्रम में याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे इनका क्रम पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान कौन सा है। तो हमें याद रखना है ना कि प्रथम सोपान कौन सा है। जब हमें क्रम वाइज याद होगा, लाइन वाइज याद होगा, ऑर्डर में याद होगा, तभी हम सही आंसर राइट कर पाएंगे। तो देखिए हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के सोपान। अब सूक्ष्म शिक्षण के सोपान, पहला सोपान आपका है नियोजन या फिर तैयारी करना। अब देखिए हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य करने से पहले क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं ना, तैयारी करते हैं उस चीज़ की। अगर हमें कोई भी काम करना है, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपको खाना बनाना है तो पहले उसकी तैयारी करके रखेंगे ना, सब्जी काटेंगे, चावल धोएंगे, दाल धोएंगे, दाल साफ़ करेंगे, चावल साफ़ करेंगे, आटा गूँथेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपकी हो गई तैयारी, नियोजन हो गया आपका, प्री प्लानिंग हो गई, कार्य करने से पहले आपका नियोजन हो गया। तो इसीलिए पहला स्टेप जो है आपका सूक्ष्म शिक्षण का वो है नियोजन, तैयारी करना। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण में क्या है, मतलब किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन देना। तो अगर हमारी तैयारी हो गई, उसके बाद हमें जो प्रकरण पढ़ाना है, जो हमें टॉपिक पढ़ाना है, उसका प्रस्तुतिकरण हम करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा है प्रस्तुतिकरण, उस चीज़ को प्रेजेंट करना। ठीक, अब नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि। अब हमने कोई भी प्रकरण जो है वो पढ़ाया, उसको प्रेजेंट किया, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्रतिपुष्टि मिलेगी, फीडबैक मिलेगा। भाई देखिए अगर हमने कोई कार्य किया, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, यहाँ तो ऑनलाइन क्लास चल रही है आपकी, आप मुझे तुरंत, क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ यहाँ पर, तो आप मुझे तुरंत मुझे आंसर नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते ना एक दूसरे से बात। अभी तो मैं बोल रही हूँ, बाद में आपका जो भी आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, वो आप कमेंट में देंगे, लेकिन फीडबैक तो मिलेगा ना मुझे। मैं यहाँ पर अपना प्रकरण जो है वो प्रस्तुत कर रही हूँ, प्रेजेंट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे फीडबैक मिलेगा। फिर उसके बाद फीडबैक मुझे अच्छा मिला या फिर उसमें कोई त्रुटि रह गई, तो उसके बाद मैं पुनः नियोजन करूँगी, फिर से तैयारी करूँगी उस चीज़ की। ठीक है, पुनः नियोजन के बाद फिर से पुनः प्रस्तुतिकरण। अब मैंने फिर से दोबारा तैयारी करी उस चीज़ को और अच्छा और बेहतर बनाने की। उसके बाद मैंने फिर से प्रेजेंटेशन किया, आपके सामने उस चीज़ को फिर से प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद आपको वो चीज़ और अच्छी लगी या फिर जो कमियां थी वो सुधर के आई, तो आप मुझे पुनः प्रतिपुष्टि देंगे। तो ये जो 6 स्टेप हैं, 6 सोपान हैं, इनमें हमारा जो सूक्ष्म शिक्षण है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए कंप्लीट कैसे होता है।
हमारा जो सूक्ष्म शिक्षण है ये स्टेप्स में, एक सर्कल में, साइकिल में कंप्लीट होता है। ठीक, अब देखिए पहला हमारा फर्स्ट हमने नियोजन किया, उसके बाद हमने प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद हमने प्रतिपुष्टि दी। ठीक, प्रतिपुष्टि दी, उसके बाद पुनः नियोजन किया, अब उसके बाद पुनः प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि, फिर से फीडबैक। ठीक, अब देखिए सारे जो स्टेप्स हैं वो एक दूसरे से संबंधित है ना, एक चक्र, एक साइकिल टाइप का बन रहा है। तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया है, सूक्ष्म शिक्षण की जो क्रिया है वो आपकी अच्छे से एक साइकिल के रूप में कंप्लीट हो रही है ना, एक साइकिल के रूप में कंप्लीट हो रही है। तो ये जो साइकिल के रूप में हमारी कंप्लीट हो रही है, तो यही जो प्रोसेस है आपका, यही आपका माइक्रो टीचिंग कहलाता है, यही आपका सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण के सोपान जो है, इनका एक सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का एक टाइम निश्चित होता है। ठीक, कि कितने समय में हम सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। अब उसके लिए कुछ समय निर्धारित हुआ है। अब वो समय कितना कितना है, देखिए जो आपका पहला स्टेप है नियोजन या तैयारी करना, वो तैयारी तो हम घर पर भी कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण से पहले हमने तैयारी घर पर ही तो की होगी, है ना। मैंने जो तैयारी की है वो क्या आपने देखी कि मैंने कितनी देर में करी है? नहीं देखी ना। तो इसका कोई समय निश्चित नहीं होता, क्योंकि घर पर जाके कौन देखेगा कि हमने ये काम कितने समय में किया है। उसके बाद आपके प्रेजेंटेशन का समय होता है 6 मिनट का। 6 मिनट का समय आपका डिसाइड होता है कि आप 6 मिनट में अपना प्रकरण जो है वो प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद फीडबैक के लिए भी 6 मिनट का समय होता है। अगला स्टेप पुनः नियोजन। पुनः नियोजन के लिए आपको 12 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पुनः प्रस्तुतिकरण में फिर से 6 मिनट आ गया, और पुनः प्रतिपुष्टि में फिर से 6 मिनट। तो ये जो आपकी सूक्ष्म शिक्षण की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये आपकी 36 मिनट में कंप्लीट होती है, ठीक है। 36 मिनट में आपकी सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने का जो समय तय किया गया है वो है आपका 36 मिनट। अब इस सूक्ष्म शिक्षण की क्रिया में ही हमें अपने कौशलों को निखारने का मौका मिलता है कि हम उनको और कितना विकास कर सकते हैं। हमारे जो शिक्षण कौशल है उनका विकास अच्छे से हुआ या नहीं हुआ है, ये चीज़ हमें सूक्ष्म शिक्षण में ही देखने को मिलती है। अब आगे हम चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण तो समझ लिया ना, क्योंकि इनमें परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बस आपके लिए महत्वपूर्ण इतनी चीज़ है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण का पहला सोपान कौन सा है, तीसरा सोपान कौन सा है। सोपान आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सोपान है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम थे कहाँ पर थे, हम थे अपने कौशलों पर। अब हम कौशल पढ़ेंगे। पहला हमारा कौशल है प्रस्तावना कौशल। कौन सा कौशल है हमारा? प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में क्या किया जाता है? देखिए प्रस्तावना कौशल में क्या काम किया जाता है मैं बताती हूँ। प्रस्तावना कौशल जो है वो ये बताता है, उसमें ये है प्रस्तावना कौशल में हमें बालकों को शिक्षण कार्य करने से पहले, हम अपना शिक्षण कार्य करने से पहले हमें बालकों का पूर्व ज्ञान जानना आवश्यक है। तो प्रस्तावना कौशल में हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं बालकों से। कैसे करते हैं? हम जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो हम उसके बारे में उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे हमें ये पता लगे कि उनके पास पहले से इस चीज़ के बारे में कितना ज्ञान है। तो उनके पूर्व ज्ञान को पता लगाने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रस्तावना प्रश्न कहलाते हैं, और वो कौशल जो हमारा है वो हमारा प्रस्तावना कौशल कहलाता है। क्लियर है? तो प्रस्तावना कौशल जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रस्तावना कौशल के कुछ घटक हैं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रस्तावना कौशल में हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो मैं आपको नोट करा देती हूँ। हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न हैं वो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। प्रश्न
जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। ठीक है। अगला है कि प्रश्नों में जो प्रस्तावना प्रश्न है उनमें तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता होनी चाहिए कहने का मतलब यह तालमेल होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपको बालक को स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ाना है तो सबसे पहले आप बालक से पूछेंगे कि बच्चों हमारे देश का नाम क्या है। तो बच्चों ने बताया हमारे देश का नाम भारत है। अब आंसर क्या निकल के आया, उत्तर क्या निकल के आया आपका, भारत। अब आप भारत से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो भारत से संबंधित हो, जिसमें भारत शब्द प्रयोग हो। तो आप पूछेंगे कि भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो वो बताएंगे कि राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, सांस्कृतिक पर्व मनाए जाते हैं। ठीक, अब उनके दो आंसर निकल के आए, दो ऑप्शन निकल के आए। अब आप उनमें से कुछ भी उठा सकते हैं। अब आप उनसे पूछेंगे कि जो राष्ट्रीय पर्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिर वो बताएंगे कि राष्ट्रीय पर्व जो है वो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, इसके बारे में बताएंगे वो। अब आपका प्रकरण जो था स्वतंत्रता दिवस वो निकल के आ गया। तो तारतम्यता का मतलब ये है कि क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, जो उत्तर वो दे रहे हैं फिर अगला प्रश्न आपका उसी उत्तर से बनना चाहिए। ये हो गया तारतम्यता। और एक बात और कि जो प्रश्नों की संख्या है ना, जो प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या है वो कम से कम 3 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5। ठीक, कम से कम 3 प्रश्न आप पूछ सकते हैं उनसे और ज़्यादा से ज़्यादा 5। 3 से कम नहीं पूछेंगे और 5 से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो देखिए, अगर 3 प्रश्न के बाद चौथे प्रश्न में या फिर तीसरे प्रश्न में अगर बच्चा आपके प्रकरण तक पहुंच गया कि आप जो प्रकरण पढ़ाने वाले हैं, तो इसका मतलब आपका प्रस्तावना कौशल अच्छा है। और अगर वो 3 क्वेश्चन करने से पहले ही आपके प्रकरण को उसने पहचान लिया तो आपका प्रस्तावना कौशल को विकास की आवश्यकता है। ये तो हो गया हमारा प्रस्तावना कौशल। अब आगे हम देखेंगे खोजक प्रश्न कौशल। दूसरा हमारा कौशल है खोजक प्रश्न कौशल। अब देखिए, खोजक प्रश्न कौशल जो है इसमें क्या है, देखिए बताइए खोजक प्रश्न कौशल में क्या है। देखिए, ये जो खोजक प्रश्न कौशल है ना, इसमें हमें बच्चों को प्रश्नों की खोज, मतलब जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ाया है उन्हें, अब हम उसमें से निकाल के उनसे प्रश्न पूछेंगे। ये यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ पर आपकी लिमिट होती है कि 3 क्वेश्चन होंगे कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 होंगे। लेकिन खोजक प्रश्न कौशल में कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने जो टॉपिक पढ़ाया है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे कि आपका जो प्रकरण है वो थोड़ा विस्तार हो जाए उसका। अब जैसे कि बीच में मैं आपको पढ़ाती हूँ, बीच में अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी चीज़ का विस्तार हो रहा है, मेरे प्रकरण का विस्तार हो रहा है, मेरी वीडियो बड़ी हो रही है ना। बीच में अगर मैं आपसे इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ रही हूँ या हमारे पुराने टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछ रही हूँ तो क्या हो रहा है, हमारी वीडियो का विस्तार हो रहा है, हमारे टॉपिक का विस्तार हो रहा है ना। तो हम अपने प्रकरण का विस्तार करने के लिए जिन प्रश्नों का प्रयोग करते हैं वो हमारे होते हैं खोजक प्रश्न। अब इस कौशल को क्या कहते हैं, खोजक प्रश्न कौशल कहते हैं। अगला है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तीसरा कौशल है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अब देखिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का मतलब क्या है। आपके लिए उद्दीपक कौन है, एक कक्षा है, कक्षा में उद्दीपक कौन है। देखिए, कक्षा में उद्दीपक जो है वो मैं हूँ। मुझे देखकर, मतलब एक शिक्षक को देखकर आप लोग क्रिया कर रहे हैं ना, मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हैं, हो गया ना, मैं उद्दीपक हूँ। तो एक शिक्षक जो है वो उद्दीपक है। और हमारे कौशल का क्या नाम है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। मतलब उद्दीपक जो है वो परिवर्तित, कैसे परिवर्तित होगा, उद्दीपक परिवर्तित होता है, वो आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। परिवर्तित कैसे होगा, वैसा तो नहीं होगा ना कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आधी वीडियो में मैंने पढ़ाया, आधी वीडियो में मेरी जगह कोई और मैम आ जाए वो पढ़ाएंगी, ये नहीं है। परिवर्तन ये है, जैसे
कभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, फिर धीरे धीरे चलकर मैं ऐसे करके आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, मैं अपने हाथों का प्रयोग करके आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे चेहरे के जो हाव भाव हैं, एक्सप्रेशन है, उनको परिवर्तित कर रही हूँ। तो ये आपका है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अब उद्दीपन परिवर्तन कौशल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ऐसे एक जगह पे स्टैचू बन के आपको पढ़ाती रहूँगी तो क्या होगा, तो आप जो है वो बोर हो जाएंगे, आप क्रियाशील नहीं रहेंगे। ऐसे जैसे मैं ऐसे करके इधर चल के गई, आपकी आँखें भी क्रियाशील है ना, तो इसके मेरे क्रियाशील रहने से, मुझ में परिवर्तन करने से आप भी क्रियाशील रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कौशल है एक शिक्षक के लिए। आगे आप शिक्षक बनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसीलिए आप अभी से याद करते चलिए, ताकि आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो। नेक्स्ट है पुनर्वलन कौशल। अब देखिए पुनर्वलन कौशल में क्या है, पुनर्वलन कौशल क्या है, पुनर्वलन कौशल, पुनर्वलन का मतलब है पुनः बल देना। ठीक है, पुनः बल देना, पुनर्वलन का मतलब है पुनः बल देना। अब पुनः बल देना मतलब, पुनः बल देना का मतलब ये है कि किसी कार्य को दोबारा करना, किसी कार्य को दोबारा करना, किस लिए करना, बालक के व्यवहार में, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए पुनः बल दिया जाता है। ठीक है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन। अब चाहे वो परिवर्तन सकारात्मक करना हो हमें या नकारात्मक हो, देखिए अगर वो उस व्यवहार परिवर्तन हमें क्या करना है, अगर हमें व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार उसका अच्छा है, अगर हमें और अच्छा करना है उसके लिए भी हम पुनः बल देंगे, और अगर वो व्यवहार गलत कर रहा है तो उसको हमें सही करना है तो उसके लिए भी हम पुनः बल देंगे, पुनर्वलन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पुनर्वलन जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है। पुनर्वलन आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सकारात्मक पुनर्वलन और दूसरा है नकारात्मक पुनर्वलन। ठीक है, अब देखिए सकारात्मक पुनर्वलन में क्या है, सकारात्मक पुनर्वलन जो है इसका प्रयोग बालक के वांछित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। वांछित व्यवहार मतलब उचित व्यवहार। अगर बालक है वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, जैसे हमने उससे कोई प्रश्न पूछा, सबसे पहले उस बालक ने उस प्रश्न का उत्तर दिया, तो वो वांछित व्यवहार है, कक्षा के अनुरूप जो हम उससे अपेक्षा कर रहे थे वो उसने व्यवहार किया, तो वो उसका वांछित व्यवहार है। तो इसमें वृद्धि करने के लिए हम उसे अगर पुनर्बल दे रहे हैं, पुनर्वलन कर रहे हैं, तो वो आपका है सकारात्मक पुनर्वलन। और दूसरा नकारात्मक पुनर्वलन क्या है, नकारात्मक पुनर्वलन ये है कि जब बालक अवांछित व्यवहार कर रहा है, मतलब हम उससे अपेक्षा नहीं कर रहे हैं ऐसे व्यवहार की, कक्षा में उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहा है, तो वो है अवांछित व्यवहार। तो उसको रोकने के लिए, उसमें सुधार के लिए हम जो पुनर्वलन करते हैं वो है नकारात्मक पुनर्वलन। अब देखिए ये जो दोनों पुनर्वलन हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पुनर्वलन पहले 2 प्रकार के हैं, फिर उसके बाद इन दोनों पुनर्वलनों के भी 2-2 प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, अब देखिए शाब्दिक मतलब शब्दों की सहायता से पुनर्वलन, और अशाब्दिक मतलब बिना शब्दों की सहायता से। अब देखना ये है कि शाब्दिक पुनर्वलन हम कैसे करेंगे, सकारात्मक पुनर्वलन जब दे रहे हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, आपने उसका आंसर दिया अच्छे से, तो मैं क्या कहूँगी, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने, यही कहूँगी ना। तो ये हो गया शाब्दिक पुनर्वलन हो गया। और अगर सकारात्मक पुनर्वलन में हमें अशाब्दिक पुनर्वलन करना है तो क्या करेंगे हम, या तो आपने आंसर दिया है तो हम या तो ताली बजाएंगे, वो हो गया, और या फिर हम आपको ऐसे ये साइन करेंगे, तो ये आपका हो गया अशाब्दिक पुनर्वलन। अब वैसे नकारात्मक पुनर्वलन में क्या है, नकारात्मक पुनर्वलन भी 2 प्रकार का है। शाब्दिक क्या है, या तो हम उसे डांट रहे हैं, और अशाब्दिक क्या है कि थप्पड़ दिखाना। ठीक, ये वो आपका हो गया है अशाब्दिक पुनर्वलन। 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक। ठीक, अब आगे हमारा अगला कौशल है स्पष्टीकरण या व्याख्या कौशल।
स्पष्टीकरण या व्याख्या कौशल। अब देखिए स्पष्टीकरण कौशल का मतलब क्या है। स्पष्टीकरण कौशल नाम से ही सिद्ध हो रहा है ना कि हम अपनी चीज़ को, अपने प्रकरण को और कितना स्पष्ट, जो कठिन चीज़ें हैं ना, कठिन शब्द उसमें आ रहे हैं, कठिन वाक्य आ रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए हम उनकी व्याख्या कर रहे हैं, उनको तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं बालकों को, उनको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, तो वो आपका स्पष्टीकरण कहलाता है। तो वही कौशल कि अगर हम कोई कठिन शब्द बोल रहे हैं या फिर हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं बालक को, हम कोई कठिन शब्द बोल रहे हैं या गणित पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कोई विषय पढ़ा रहे हैं, कोई कठिन शब्द का प्रयोग किया हमने, बालक को नहीं समझ आया, तो हम उसकी व्याख्या उसके सामने करेंगे, उस शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो वो आपका स्पष्टीकरण कौशल कहलाएगा। अगला है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल का मतलब ये है कि हम बालक को उदाहरण किस प्रकार का दे रहे हैं। दृष्टांत कौशल में क्या है कि उदाहरणों का, या कैसे उदाहरणों का प्रयोग करें, ऐसे उदाहरणों का, या तो मौखिक उदाहरणों का प्रयोग करें, या फिर जिन चीज़ों को हम दिखा सकते हैं, जिन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं, जैसे इमेजेस हो गई या रियल उनका स्टैचू हो गया, इन चीज़ों का उदाहरण उनके सामने स्पष्ट करने के लिए वो आपका दृष्टांत कौशल कहलाता है। अगला है श्यामपट्ट कौशल। देखिए श्यामपट्ट कौशल जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग हम हर जगह होता है। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं तो भी हमें श्यामपट्ट कौशल का पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ है, इसके बिना शिक्षण कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो देखिए, या तो आप यहाँ वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं या ब्लैक बोर्ड, जिस बोर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है आपके श्यामपट्ट कौशल में, पहली चीज़ आपके श्यामपट्ट कौशल में ये है कि आपको सबसे पहले कक्षा में जाते ही क्या करना है, सबसे पहले क्लास में जाते ही आपको बोर्ड को साफ करना है, बिल्कुल क्लीन करना है। बिल्कुल क्लीन कर दिया आपने, उसके बाद आपको कक्षा प्रविष्टियाँ, श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ जो हैं वो इस पर अंकित करनी है, जैसे दिनांक हो गई, कौन सी कक्षा है वो हो गई, कौन सा विषय है, कौन सा दिन है, कौन सा प्रकरण है, ये सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट पे लिखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए हम टीचर कहाँ के बनने जा रहे हैं, आप लोग प्राइमरी स्कूल के, तो वहाँ पर ये चीज़ें अंकित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे मैम तो नहीं करती हैं, आप लोग अब बड़े हो चुके हैं, हालांकि यहाँ पर भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम ये सारी चीज़ें ध्यान रख सकें, क्योंकि श्यामपट्ट कौशल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उन सारी चीज़ों का ध्यान रखने लगे ना तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको भी असुविधा होगी, हमें भी असुविधा होगी, लेकिन श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग अगर करें तो उचित रहता है। तो दूसरा आपका हो गया कि कक्षा प्रविष्टियाँ, श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ हैं, उनको लिखना है। उसके बाद आपका एक मेन है कि आपको जब लिखते समय, जब आपको लिखना है तो आपको कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए। आप ऐसे सामने ऐसे खड़े होकर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? आपको दिखेगा नहीं, बच्चों की तरफ पीठ करके नहीं लिख सकते। तो हमारे और श्यामपट्ट के बीच में 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक का कोण बनना चाहिए। अगर 45 से कम बना तो भी दिक्कत, 60 से ज़्यादा बना तो भी दिक्कत। तो इनके बीच में ही हमारा एंगल रहना चाहिए, जिससे कि आपको भी परेशानी ना हो, हमें भी परेशानी ना हो। उसके बाद दूसरी बात, श्यामपट्ट कौशल में और क्या बताया जाता है कि लिखते समय अगर हम मार्कर से लिख रहे हैं या चौक से लिख रहे हैं, जिस चीज़ से भी लिख रहे हैं ना, तो उस चीज़ को हमें बस तभी यूज़ करना है जितनी देर हम लिखेंगे। उसके बाद हम उसको लेकर खड़े नहीं रह सकते, उसको हम यथास्थान रख देंगे। फिर उसके बाद फ्री हैंड हो जाना है और हमें जो भी समझाना है अपना समझाएं। फिर उसके बाद जब हमें मिटाना है ना, हम लिख अगर सीधे हाथ से रहे हैं तो हम इस चीज़ को इरेज करने के लिए पहली बात तो हाथ से इरेज नहीं करेंगे, इसको मिटाने के लिए, साफ़ करने के लिए जो प्रॉपर चीज़ यूज़ की जाती है, डस्टर यूज़ किया जाता है, तो उसका प्रयोग करेंगे। और उसका प्रयोग जो है हम बाएं हाथ से करेंगे। हम इस चीज़ को बाएं हाथ से मिटाएंगे, ना कि दाएं हाथ से। जिस हाथ से लिख रहे हैं
उस हाथ से हमें लिखना है और बाएं हाथ से इस चीज़ को मिटानी है। और हम हाथ में न डस्टर पकड़ के रख सकते हैं, न चौक पकड़ के रख सकते हैं। उन चीज़ों को प्रयोग के बाद यथास्थान रखना है। और नेक्स्ट बात देखिए, अगली बात ये है कि आपको अगर आप चौक से लिख रहे हैं, लिखते टाइम अगर वो आवाज़ करने लगी तो क्या है, आपको उस चीज़ को बदल देना चाहिए। श्यामपट्ट कौशल में बताया जाता है कि आप उस चौक को बदल दें। उसके बाद अगला ये है कि अगला ये है कि आपका जब शिक्षण कार्य कंप्लीट हो गया, शिक्षण कार्य पूरा हो गया, उसके बाद आप जब कक्षा को छोड़ कर जाएंगे ना, तो आपको श्यामपट्ट को साफ करके जाना है। श्यामपट्ट साफ करके जाना है, ये हमारे श्यामपट्ट कौशल होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, तो वो सारी बातें हमें ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये थे आपके शिक्षण कौशल। मैंने पहले भी बताया कि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन आगे भविष्य में आपके ये कौशल काम आएंगे। तो इसीलिए इनमें अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कभी कभार, हमेशा नहीं, कि सूक्ष्म शिक्षण के आपसे सोपान पूछ लेता है कि प्रथम सोपान कौन सा है। ये क्वेश्चन आप आ चुका है यूपी टेट 2018 में, तो इसीलिए मैं आप बार बार इस क्वेश्चन पर जोर दे रही हूँ। तो हमारे शिक्षण कौशल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समावेशीय शिक्षा। समावेशीय शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे, जो हमारा यूपी टेट है, सीटेट है, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर हम उसी में विशिष्ट बालकों का अध्ययन करेंगे, मंदबुद्धि बालकों का अध्ययन करेंगे, अलग अलग प्रकार के बालकों का अध्ययन करेंगे, समस्या समाधान के बालकों का, समस्या संबंधी जो बालक होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। हम हर प्रकार के बालकों का अध्ययन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद हमारा जो यूपी टेट का सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है, इस चीज़ की आपको बधाई हो। और फिर उसके बाद हमारा सीटेट का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल ग्रेट मंत्रा के साथ, ताकि आप अच्छी अच्छी वीडियो पाते रहें और अच्छा अच्छा ज्ञान भी अर्जित करते रहें। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।